अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ है उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और बेसिकली परसों हो गया था टेस्ट स्क्वाड अनाउंस, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका। मसरूफ़ ही बड़ा हूँ। मतलब मियाँ साहब हमारे क्या मसरूफ़ होंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जितना मैं मसरूफ़ हूँ। तो सॉरी, मैं उसका टाइमली रिव्यू नहीं कर पाया उस स्क्वाड के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड के ऊपर। आफ्टर 6 मंथ्स पाकिस्तान अपना टेस्ट मैच खेलेगा ढाका के अंदर ऑन 8 मई। सो अगर दूसरा दो मैच है, पहला 8 मई को है, दूसरा 16 मई को है सिलेट के अंदर। तो दो मैचेस हैं। स्क्वाड की अगर बात करें तो माशाल्लाह से कुछ चेंजेस एज ऑलवेज हमें नज़र आए हैं। और कोचिंग स्टाफ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से चेंज हो गया। हर सीरीज़ के अंदर हम एक कोच रखते हैं, हर कोचिंग पैनल रखते हैं। और उसके बाद फिर वो कोचिंग पैनल चेंज हो जाता है और फिर हमारी कोई 800 साल बाद कोई नई सीरीज़ आती है और उसमें हमारा फिर कोचिंग पैनल चेंज हो जाता है। तो स्क्वाड पे आने से पहले अगर हम कोचिंग की बात करें तो सरफराज अहमद हैं हमारे कोच टेस्ट मैच सीरीज के लिए। असद शफीक हमारे बैटिंग कोच हैं और उमर गुल हमारे बॉलिंग कोच हैं। उमर गुल, आई थिंक दैट्स अ गुड डिसेंट क्या कह लें आप, सिलेक्शन। उन्होंने वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी उन्होंने काम शाम किया हुआ है और वो अच्छे बॉलर हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने हेल्प आउट किया हुआ है पहले भी डोमेस्टिक के अंदर। तो आई थिंक दैट्स अ गुड शाउट। असद शफीक डिसेंट, अभी तक मेरा ख्याल है सैंपल साइज उस तरह का नहीं है। वो सिलेक्शन में भी हैं, सरफराज भी सिलेक्शन कमेटी में है। तो पता नहीं अब ये किस तरह का सीन है। सरफराज एज अ कोच, आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि उनकी क्या उनकी सीवी में क्या इस तरह की चीज़ है कि उनको कोच बना दिया। हाँ, अंडर 19 में वो टीम के साथ थे, बच्चों के साथ। उसके बाद शहीन्स के साथ भी वो थे। लेकिन ना अंडर 19 की टीम हमारी इतना एक्सेप्शनली कर पाई वर्ल्ड कप के अंदर, और ना ही हमारी क्या कहते हैं शहीन्स की टीम ने वो जो सीरीज इंग्लैंड लायंस के खिलाफ थी वो जीती। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज एज अ कैप्टन, नो डाउट उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती एज अ कैप्टन, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कोयटा के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी किया है, नो डाउट। बट एज अ कोच देखना पड़ेगा किस तरह करते हैं। मेरा सरफराज से काफ़ी ज़्यादा गिला है, जो कि हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया के खिलाफ जो मैच था, वो मैच हम लोग अगर अच्छे रन रेट से जीतते अगेंस्ट इंडिया तो हम लोग क्वालिफाई कर जाते। बट उन्होंने अप्रोच इस तरह रखी कि हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए नहीं जाते, हम लोग इंडिया को हरा देंगे। सेफर साइड पे रह के इंडिया को हरा देंगे, वर्ल्ड कप गया भाड़ में। लेकिन हम लोग वो मैच भी हार गए थे। तो वो बड़ा मेरे लिए एक शॉकिंग डिसीजन था। मुझे बहुत तब गुस्सा भी था और मतलब वो एक चीज़ जो थी ना, तंग कर रही थी काफ़ी। खैर, लेट्स सी, होपफुली सब बेहतर होगा। अगर हम स्क्वाड के ऊपर आते हैं तो जी मेरे सामने स्क्वाड है। शान मसूद कैप्टन, गुड टू सी हिम कि एटलीस्ट इनको चेंज नहीं किया। बाकी सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन उनको कंसिस्टेंट चांस मिल रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट शाउट। और उनका पीएसएल सो फार बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरह उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपनी वाइट बॉल गेम डेवलप किया है, इम्प्रूव किया है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर शान मसूद। होपफुली उनको ये कॉन्फिडेंस जो है वो रेड बॉल के अंदर भी नजर आएगा। अब्दुल्ला फजल, जो कि डेब्यू पिक हुई है पिंडीज और नेशनल टी20 के अंदर, हमने रिसेंटली देखा पिंडीज के अंदर तो उनको उस तरह चांस नहीं मिला। लोअर ऑर्डर में खिला लिया, वो एज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर है लेकिन लोअर ऑर्डर में खिला दिया। नेशनल टी20 में उन्होंने काफी हमें 3-4 इनिंग्स में इंप्रेस किया था और बहुत अच्छी उनके पास थी। अगर हम उनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखें तो 25 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 46 इनिंग्स है, 1828 रन, 41.54 की एवरेज है, जिसके अंदर 10 50s और 400 शामिल हैं, और हाईएस्ट है इनका 182 रन का। इस साल का जो प्रेसिडेंट कप हुआ था उसके लीडिंग रन स्कोरर्स भी हैं ये। तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है अब्दुल्ला फजल। एंड आई थिंक मे बी थोड़ा सा हमने उनको जल्दी कर दिया है, लेकिन रिकॉर्ड उनका अच्छा है। उनका बल्ला बोलता है। तो आई थिंक एक फेयर शाउट हो सकती है। ये एज अ रिप्लेसमेंट आया मोहम्मद हुरैरा की। अब मोहम्मद हुरैरा भी अगर आप लोगों को याद हो तो जब वो आए थे सर्किट के अंदर 3-4 साल पहले, शुएब मलिक के भांजे लगते हैं, भतीजे लगते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाइप थी कि एक बहुत बड़ा टैलेंट मिल गया है ओपनर इमामुल हक के साथ। और बहुत क्रेजी एक आप कह लें कि हवा चली थी हुरैरा की। लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन उसके बाद वही कि एक सीजन तो अच्छा खेल लेता है कोई भी, एक आधी सीरीज खेल लेती है, लेकिन कंसिस्टेंसी जहाँ पे किसी पाकिस्तानी प्लेयर से डिमांड की जाए तो वहाँ पे हम लोग खुश हैं। तो हुरैरा अब डिसेंट उनका गया, मतलब इतना बुरा भी नहीं गया था उनका प्रेसिडेंट कप। बट
जिस तरह एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी उनसे, क्योंकि वो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। तो होपफुली अब्दुल्ला फजल अगर खेलते हैं तो अच्छा करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। उसके बाद आते हैं माद बट, जो कि अपना कमबैक करेंगे आफ्टर, बल्कि नहीं, टेस्ट मैच के अंदर वो डेब्यू करेंगे। 12 साल से वो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बट आई थिंक इट्स लिटिल टू लेट नाउ। 31 ईयर्स ऑफ एज, हमने देखा है कि हमें अब आदत पड़ गई है पाकिस्तान टेस्ट के अंदर जो है ना वो पुराने प्लेयर्स को खिलाने के। वो अब क्या कहते हैं, नोमी चाचा हो गए, या साजिद हो गया, या आसिफ अफरीदी को हमने डेब्यू करवाया था, या उसके बाद हम अब अमाद बट बट को ले आए हैं 31 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा उनका प्रेसिडेंट कप गया पीटीवी की तरफ से, उन्होंने खेला था ग्रेड 1 के अंदर। और उनकी जो हाईलाइट थी इस प्रेसिडेंट कप के अंदर, वो जो 40 रन उन्होंने डिफेंड किए थे ना, लास्ट इनिंग के अंदर 40 रन इन्होंने डिफेंड किया था, मुकाबले ये थे। और इनके साथ वो स्पिनर थे, क्या नाम था, उस्मान अली आई थिंक। तो इन दोनों ने मिलके 40 रन डिफेंड किए थे, और इनकी 4 विकेट्स थी उसके अंदर, लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था वो। तो अच्छा इनका रिकॉर्ड है इस सीजन के अंदर अगर देखा जाए तो। अब ये रिप्लेसमेंट है आमिर जमाल की। इससे पहले फ़हीम अशरफ भी खेल चुके हैं, एज़ अ ऑल बॉलिंग ऑलराउंडर रहे हैं। तो आमिर जमाल, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आमिर जमाल के ऊपर भी, कि वो अभी तक अपने आप को एज़ अ बॉलर इम्प्रूव नहीं कर पाए। पीएसएल के अंदर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाते हैं, और कोई उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है लाइन लेंथ के ऊपर। और बैटिंग के अंदर उन्होंने हमें इम्प्रेस ज़रूर किया था ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के अंदर, नो डाउट अच्छा सीरीज़ उनकी गई थी। बट विद द बॉल वो बहुत बिलो एवरेज खेले थे। और फ़हीम अशरफ ने भी हमें विद द बैट अच्छी कुछ नॉक्स खेल के दिखाई हैं, लेकिन विद द बॉल वो इतने खास हमें नहीं नजर आए। लेकिन इमाद बट का ये होगा कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो बॉल अच्छा इन स्विंग उनका बहुत फेमस है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर अगर हम देखें। और उनको एक लाइन लेंथ उनकी अच्छी है, उनको बॉल करना आता है जहाँ पे वो करते हैं, और स्विंग भी है। तो होपफुली ये एक अच्छे ऑलराउंडर जो 2-3 साल अगर ये खेल सकते हैं पाकिस्तान से, ज़्यादा भी खेल सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ऑल द बेस्ट इनको। तो जितना भी खेलें होपफुली वो बेहतरीन करेंगे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अजान अवैस, अनदर टॉप ऑर्डर यंगस्टर, अंडर 19 खेल चुके हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है आजकल डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें तो 33 मैचेस, 59 इनिंग्स, 2673 रन एवरेज है इनकी, 48.6, जिसके अंदर 9 50s और 10 हंड्रेड्स हैं। इसका मतलब जब हंड्रेड्स आपकी 50 से ज़्यादा हो, इसका मतलब होता है कि इनको स्कोर को जो है ना वो मतलब इनको कैरी करना आता है इनिंग्स को, इनको लाइक लंबा खेलना आता है। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और अगेन अगर हम इनको सीरीज में लेके जाते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। और एक आप कह लें कि इंटरनेशनल प्रेशर जब ये फेस करेंगे तो एक प्लेयर की पॉलिशिंग और अच्छे तरीके से होती है। तो होपफुली इन्होंने जिस तरह सुई नॉर्दर्न के लिए अच्छा खेला है, उस तरह पाकिस्तान के लिए भी अच्छा खेलेंगे। ऑल द बेस्ट टू अजान अवैस एज वेल। उसके अलावा बाबर आजम, नो ब्रेनर, पीएसएल के अंदर कल सेंचुरी मारी है, और 52 बॉल्स के ऊपर। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये इनका फॉर्मेट है, टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया। यहाँ पे इनको अच्छा करना चाहिए, और करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर आप लोग मुझे बातें कर सकते हैं, आई नॉट माइंड। उसके अलावा हसन अली, ऑब्वियसली बहुत अच्छी पिक है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। दोनों तरफ स्विंग करते हैं बॉल, रेड बॉल अच्छी करते हैं। इमामुल हक, टॉप ऑफ द ऑर्डर, एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरा ख्याल है इनको होना चाहिए था। नो ब्रेनर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, इंटरनेशनली हर जगह जाके खेल चुके हैं। और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी इन्होंने टेस्ट के अंदर ही, लाइक थोड़े से अंडररेटेड लगते हैं मुझे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं इन्होंने। और खुरम शहजाद अगेन बहुत अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रिसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज जो लास्ट है उसके अंदर बहुत अच्छा खेले थे। अगले मोहम्मद अब्बास, अगेन साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी। यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर क्या वो हमें लाइक फास्ट बॉलिंग पिचेस देंगे, ग्रीन टॉप्स, जिस तरह पाकिस्तान ने गलती से बना के दे दी बांग्लादेश पर, वो हमें हरा के चले गए थे यहाँ पे। उसके अब वो वहाँ पे जाके लाइक वो जो ट्रेडिशनल स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं वो बनाएंगे, या किस तरह की पिचेस होती हैं वहाँ पे मोहम्मद अब्बास को हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद रिजवान जी, सुपरमैन हमारे, ठीक है, सुपर रिजू, बहुत गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर इनके लिए। मतलब जिस तरह इन्होंने पीएसएल के अंदर 2-3 बच्चों का हक मारा है ना, शाहजेब हो गया, यासिर हो गया, अब्दुल्ला फजल हो गया। तो आई थिंक रिजवान अपने हेटर्स खुद बना रहा है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए कि भी रन्स करें पाकिस्तान के लिए, और गुड बुक्स में आ जाए अगेन दोबारा से। लाइक मेरा नहीं ख्याल अब T20 में कभी हमें नजर आएंगे करीब करीब टीम के, बट ओडीआई और टेस्ट के अंदर तो अभी फिलहाल इनकी जगह है।
उसके अलावा अगली पिक जो कि मेरा ख़्याल है मोस्ट डिबेटेबल अभी चल रही है, अगर आप देखें तो काज़ी गोरी, जिनको हमने टेस्ट की बेसिस के ऊपर बेसिकली ओडीआई सीरीज़ के अंदर खिलाया था। तो फिर जब तनकीद हुई तो उनको बताया गया कि ये टेस्ट के जो प्रेसिडेंट कप हुआ उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, तो रेड बॉल की बेसिस के ऊपर उनको व्हाइट बॉल में लेके आए, तो यहाँ पे तो उनकी जगह बनती थी। नो डाउट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है आफ्टर अब्दुल्ला फजल इस साल। 21 विकेट कीपिंग डिस्पल्स भी है। अगर हम उनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, 26 मैचेस, 46 इनिंग्स हैं, 1692 रन, एवरेज है 41.26 की, हाईएस्ट इनका 138 का, 10 फिफ्टीज एंड 3 हंड्रेड्स, डिसेंट रिकॉर्ड। और अच्छी फॉर्म में है रिसेंटली। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ा-सा दुःख है जिस चीज़ का, कि हमने रुहेल नज़ीर को 2021 से वो हमारे स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रहा है। लाइक ऑलमोस्ट फॉर 6 इयर्स रुहेल नज़ीर इज़ ट्रैवलिंग विद अस, पाकिस्तान टीम आई मीन, एज़ अ बैकअप ऑप्शन फॉर मोहम्मद रिज़वान, और अभी तक उस बच्चे का डेब्यू नहीं हुआ। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और 6 साल एक बंदा एक टीम में हो, एक सर्किट में हो, और उस बंदे का डेब्यू ना हो, दैट्स लाइक इससे बड़ी डीमोटिवेशन आपके लिए हो नहीं सकती। आपका हार्ट ब्रेक मतलब, और उसके बाद आप टीम से निकल जाते हो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के उसके ऊपर, और आई एम फीलिंग सैड फॉर रोहेल नज़ीर, नो डाउट। लेकिन अगर आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें प्रेसिडेंट कप के अंदर, तो उन्होंने 8 इनिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 46 रन बनाए हैं। ऑलमोस्ट 6 या 7 रन की एवरेज बनती है। तो दैट इज़ अ वरिंग साइन फॉर रोहेल नज़ीर। लेकिन इवन दो कि अब उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन जब फॉर्म थी तब भी आपने उससे मैच तो नहीं ना दिया, तो ज़्यादती तो हुई है। उसके अलावा साथ बेग थे एक ऑप्शन, जिन्होंने पिछले 2-3 साल से वो टॉप 3 रन स्कोरर्स में आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स दी है, 50 प्लस एवरेज है रिसेंट टाइम्स के अंदर, बहुत अच्छा वो खेले हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनको भी पिक नहीं किया गया। शायद यहाँ पे वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी चल रही है कि सरफराज कराची से हैं, तो उन्होंने गाजी गौरी को इस वजह से पिक किया क्योंकि वो कराची के हैं, और वो सिंध वाला वो जो एक आपको पता है चलता है कि सिंध के बच्चों के साथ ज्यादती होती है और ये वो। लेकिन अब सरफराज कोच बने हैं, तो उन्होंने कहीं अपना सिंधी बॉय तो लाना ही था। तो खैर, होपफुली ये भी अच्छा करेंगे, और एटलीस्ट मैच मिल जाएगा इनको, रिजवान के साथ बेशक खिला दें, रिजवान को एक आधा मैच के लिए रेस्ट दे दें और इनको खिला दें। बट लेट्स सी क्या बनता है। उसके अलावा नोमी चाचा नुमान अली हैं, साजिद खान है, ये दोनों हमारे लाइक टेस्ट के अंदर तो इनके बगैर टेस्ट टीम पाकिस्तान की बनेगी नहीं, और बांग्लादेश में अगर स्पिनिंग ट्रैक्स मिलते हैं तो इनकी तो मौज होगी। उसके बाद आगा जी आगा जी बहुत बुरा पीएसएल जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आगा जी को मिल रहा है टी20 के ऊपर। लेकिन आई थिंक, आई बिलीव कि ओडीआई और टेस्ट के अंदर इस वक्त आगा से बड़ा प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के पास। और जिस तरह इन्होंने जितनी क्लच इनिंग्स इनकी हैं टी20, सॉरी ओडीआई और टेस्ट के अंदर, आई डोंट थिंक सो रिसेंट टाइम्स में किसी भी प्लेयर के होंगे। हमेशा टेल के साथ मिल के हमें बचाते हैं, और बहुत ज़्यादा सर्विसेज सर्विसेज ऑलरेडी हैं आगा की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन बहुत अंडररेटेड है। मतलब वो बाबर आजम के साथ जब कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है ना इनका, तो फिर बाबर आजम के फैंस चाहे थोड़ी सी जाती यहाँ पे कर जाते हैं इनके साथ। लेकिन टी20 की वजह से इनकी इमेज थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ओडीआई वर्ल्ड कप और एबीटी सीरीज़ के अंदर वो अपने आप को रिडीम करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। उसके अलावा सऊद शकील अगेन अच्छी मतलब सिलेक्शन है, ऑब्वियसली इन्होंने टीम में होना था। स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मिडल ऑर्डर में बाहरी लगा लेते हैं, डक्का लगा लेते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि वो टेस्ट मैच प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर है, तो इनकी तो जगह बनती ही थी। उसके अलावा शहीन शाह अफरीदी लास्ट हमारी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, और इंटरेस्टिंग टू सी कि अपनी इंजरी अगर उनकी है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी पीएसएल में सो फार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि मैं अगर हम देखें पीएसएल के अंदर जो परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, शादाब हो गया, शहीन हो गया, बाबर हो गया, ये तीनों प्लेयर्स, इनका पीएसएल बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगेन अब ये जब तक इंटरनेशनल के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे, तो हम इनको उस तरह का क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, उस तरह की तारीफें इनकी नहीं कर पाएंगे। तो इनको इंटरनेशनल में कुछ करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है ना इनका इनकी फैन बेस वापस आ जाए। सो या दैट वाज द स्क्वाड। अब देखते हैं कि बांग्लादेश किस तरह की पिचेस हमें देता है, वो ट्रेडिशनल स्लो ट्रैक्स बनाता है, या फिर लास्ट टाइम जिस तरह पाकिस्तान ने गलती की उनको फास्ट बॉलिंग पिचेस दे के वहाँ पे हमें इन्होंने फंसा लिया बांग्लादेश ने। वो तनजीद शाकिब हो गए, और शरीफुल इस्लाम हो गए, तास्किन अहमद हो गए, नहीद राना हो गए, ये इनको यूज़ करेंगे और फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाएंगे। किस तरह की पिचेस बनेंगी, तो ये तो अब वक्त आने पे ही पता लगेगा।
सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आगे कोई अपडेट आएगी टेस्ट स्क्वाड से रिलेटेड तो उस पर बात करेंगे, या तो फिर टेस्ट मैचेस जब शुरू होंगे उसके पास जाके इनके ऊपर प्रीव्यू तो ज़रूर करेंगे, और डे बाय डे हम इनके ऊपर करेंगे। इसके अलावा पीएसएल के मैचेस अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया पॉइंट्स टेबल, उनकी वीडियोस मैं इंशाल्लाह अब साथ साथ बनाता रहूँगा। ठीक है, और वो साथ साथ डेली अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि अब कोई भी मैच मिस नहीं कर सकते। अब मैच थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना पीएसएल के अंदर, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि जो नंबर 4 पोजीशन है ना, वहाँ पे डिसाइड करेगा कि वो किसने खेलना है। 4 टीम्स हैं, लाहौर, कराची, कोयटा एंड हैदराबाद। वो सारे उस कंटेंशन के अंदर है कि वो कौन 4th पोजीशन पे क्वालिफाई करता है। तो एक अच्छा हमें मैचेस देखने को मिलेंगे। आज कोई मैच नहीं है, मतलब आज है 20th जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कोई मैच नहीं है पीएसएल का। कल परसों तरसों तीनों दिन 2-2 मैचेस हैं, एक लाहौर में एक कराची में। तो अच्छा सीन होगा कि लाहौर के अंदर भी क्रिकेट वापस आ रही है, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और दोनों टीम्स के लिए होंगे, एक टीम के लिए नहीं होंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल अगली वीडियो में, पीएसएल की वीडियोस जो 2 मैचेस होंगे उनके ऊपर। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।